जी मेरे को इस समय ज्वाइन कर रहे हैं। बाजार पे बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं, फंडामेंटली कंपनियों को एनालाइज करते हैं। गौरव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार रजत, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सर बाजार नहीं चल रहा ढंग से सर। मतलब कुछ ऐसा कर दो जो एकदम से बजट में कुछ ऐसा हो जाए जो बाजार दिन चलना शुरू हो जाए। बहुत मुश्किल पड़ रही है। सोने चांदी को रोज देख के अब तो जलन होनी शुरू हो गई है। अब तो सभी ये कह रहे हैं भाई यही था असली, जो अगर होता है तो कमाल हो जाता। बेचते फिर भी नहीं। बेचा किसने आज तक सोना? जी। रजत देखिए, मेरे हिसाब से सोने चांदी से जलन करने से फायदा नहीं होगा, बट फायदा ये जरूर होगा कि सोने चांदी का आपके पोर्टफोलियो में एलोकेशन होना चाहिए। और मेरे ख्याल से काफी दर्शकों को आपके काफी दर्शकों के पास ऑलरेडी होगा एलोकेशन, पर अगर नहीं है तो एक एलोकेशन जरूर होना चाहिए। चाहे वो 5% है, 10% है, 15% है, इतना एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के हिसाब से होना चाहिए। दिस सोना चांदी एक नेचुरल हेज प्रोवाइड करता है पोर्टफोलियो में। और कभी कभी ऐसी रैलीज देखने को मिलती है जहां पे आपने देखा चांदी ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया है एक साल में। तो आई थिंक समवेयर ये जरूरी होता है कि इनका एक एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इसीलिए हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करने की बात करते हैं। पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में रह गए इस बार तो मतलब ऐसा है कि कोशिश बहुत की थी कि भैया नीचे मिल जाए। हम कहते हैं ना बाय ऑन डिप कभी हाथ ही आ जाए। ऐसे कैसे कोई खरीद सकता है? मतलब रोज ही कोई चीज ऊपर जा रही होती है भयंकर तरीके से, 7-7%, 8-8%, तो मुश्किल रहेगी। सर थोड़ा सा अगर आप अपना वो हेडरूम ज्यादा है तो उसको थोड़ा कम कर पाए हाँ तो। जी। उसमें यह है कि अभी सोना चांदी की रैली तो हो गई मिस। और ये इक्विटी मार्केट पे क्या करना चाहिए? फरवरी सीरीज का आगाज हो रहा है। लग रहा है कि कुछ तेज रहेगा लेकिन मामला फंसा रहेगा। आप क्या मानते हैं? कल तो ईयू के साथ ट्रेड डील भी हो गई थी तो थोड़ा सा रिकवरी आ गई। सभी लोग बस 2 घंटे की तेजी में खुश हो गए, अरे तेजी आ गई, तेजी आ गई, तेजी आ गई। बस इतना ही है अपने पास तो। सो रजत देखिए, एक यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील इज अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड फॉर यूरोपियन इकोनॉमी। और साथ में ये और भी चीज बहुत सिग्निफाई करती है, ये बताती है कि पार्टनरशिप से ही फायदा होता है, बुलिंग करने से कुछ नहीं होता है। तो समवेयर मेरे को लगता है कि लॉन्ग रन देखिए, ऐसा नहीं है कि डील कल साइन हो जाएगी और अचानक ही इकॉनमी में उसका फर्क पड़ जाएगा। अभी तो अनाउंस हुई है, अभी तो साइन भी नहीं हुई है। सो इट विल टेक सम टाइम, बट इट जनरली लीड्स टू पॉजिटिविटी इन बोथ द कंट्रीज। यूरोपियन यूनियन एक समूह है 27 देशों का, और हिंदुस्तान अपने आप में एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। सो वी आर टॉकिंग ऑफ ऑलमोस्ट 25% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हियर, 200 200 crore people. So 2 billion population approximately is a huge number. And जब एक डील होती है इस तरह की, एक ट्रेड डील का अनाउंसमेंट होता है और साथ में एक स्ट्रैटेजिक करार होता है फॉर मिलिट्री एंड सिक्योरिटी पर्पसेस, आई थिंक इट्स अ सिग्नल, इट्स अ बिग पॉजिटिव सिग्नल टू द वर्ल्ड। और मेरे को लगता है जहां पे एक रूल बेस्ड ऑर्डर चेंज हो, यहाँ पे डिसऑर्डर क्रिएट किया गया है, जहाँ पे वर्ल्ड सिस्टम फ्रैक्चर हो गया है, उसी ऐसी स्टेज में और इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक पार्टनरशिप साइन कर रहे हैं, दैट्स वेरी पॉजिटिव सिग्नल। इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि इंडिया ने पिछले कुछ समय में बहुत सारे ट्रेड अग्रीमेंट साइन करे हैं। इस तरह की ट्रेड डील्स मेरे ख्याल से 8 या 9 ट्रेड डील साइन करी हैं पिछले कुछ समय में। एंड आपने पिछले कुछ दिनों में ये भी सुना होगा कि कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज कमिंग टू इंडिया वेरी वेरी शॉर्टली, आई थिंक मार्च में। ही इज ऑल्सो सिग्नलिंग अ पोटेंशियल ट्रेड डील यूरेनियम से रिलेटेड, खासकर उसमें इंडिया को बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक मकसर के साथ जो साउथ अमेरिका में जो उनका एक समूह है, जो समूह है अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अमेरिकन कंट्रीज का, उसके साथ भी एक पोटेंशियल ट्रेड डील के साथ देखते हैं आगे चल के। अफ्रीका के साथ पोटेंशियल है। तो इट ऑल सिग्नल्स पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रजत। स्टॉक मार्केट में ट्रांसलेशन होना डील का इनटू एक्चुअल नंबर्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यहाँ पे देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग ऑपरेट करते हैं। देयर आर बिग ट्रेडर्स, बिग ऑपरेटर्स, जो शॉर्ट टर्म में अपने हिसाब से प्ले आउट करते हैं। देयर आर FIs who have been withdrawing from Indian markets for a long time.
और वो कब चेंज करेंगे अपना फ्रॉम सेलिंग टू बाइंग, perhaps even they don't know when they're going to do that. So we in this whole chaos और इस noise के बीच में हमें एक मेथड ढूंढना पड़ेगा रजत. इम्पेशेंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मनी ट्रांसफर पेशेंस इम्पेशेंट लोगों से पेशेंट लोगों में होता है. अल्टीमेटली ये कितने समय तक स्टैग्नेशन लास्ट करेगा, ये जो मार्केट्स फॉल कर रहे हैं, या फिर स्मॉल कैप मिड कैप्स में जो अफरा तफरी मची हुई है, ये कब तक लास्ट करेगी, वी डोंट नो. बट मार्क माय वर्ड्स, ये टर्न अराउंड जरूर आएगा, और जब आएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा. तो ऐसी सिचुएशन में टाइमिंग करने के बजाय अगर हम मेथोडिकल इन्वेस्टिंग करें, आई थिंक दैट वुड बी फार फार मोर प्रूडेंट. दीज आर द टाइम्स टू गेट इनटू मार्केट्स, नॉट कम आउट ऑफ द मार्केट्स. सर लेकिन अच्छे बुरे सारे स्टॉक्स निपट गए. प्रॉब्लम ये है ना मार्केट की, अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि हम मेटल्स में और फाइनेंशियल्स में ही रहें क्या, या फिर कुछ जो बीटन डाउन सेक्टर्स है वो भी चलेंगे. ज्यादातर तो लोगों के पास जो है वो सब बीटन डाउन ही है. मेटल्स और फाइनेंशियल्स में बहुत कम लोग हैं, चल सिर्फ दो ही रहे, बाकी सारा मार्केट ठुस पड़ा हुआ है. तो आप कैसे स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं? इंजीनियरिंग देखो तो वो टूट रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो तो वो टूट रहा है, सरकारी कंपनियां टूटी हुई, डिफेंस टूटा हुआ, सब कुछ तो टूटा हुआ है इस मार्केट में. कैसे संभलेंगे स्टॉक्स पे? तो रजत देखिए, जब जब बड़ी पिक्चर ऐसी नेगेटिव लगती है तो सब लोग नेगेटिव्स ढूंढने लगते हैं. बट मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव्स दिखाई देते हैं रजत. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो सेक्टर्स ही चल रहे हैं, वो हमेशा ही चलते रहेंगे. मार्केट सिक्लिकल होते हैं, कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करता है, कभी दूसरा सेक्टर परफॉर्म करता है. तो ये सब साइकिल्स हैं, और ये रोटेशन चलता रहता है, और ये चलेगा. जहां तक स्टॉक सिलेक्शन का सवाल है, तो हम लोगों को सेक्टर्स भी देखने पड़ेंगे जिसमें गुंजाइशें होती हैं. हमें उसके अलावा हमें कंपनीज का पोटेंशियल देखना पड़ता है, हमें कंपनीज का मैनेजमेंट देखना पड़ता है, उनके वैल्यूएशंस देखने पड़ते हैं, उनकी बैलेंस शीट देखनी पड़ती है, उनका टॉप एंड देखना पड़ता है कि उनका सेल्स कितनी बढ़ रही है, उनकी बॉटम लाइन देखनी पड़ती है, उनका एबिटा परफॉर्मेंस देखना पड़ता है, उसमें कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं, किसकी शेयर होल्डर की इक्विटी कितनी है. तमाम तरह के रेशियोज होते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे जज करके एक कंपनी को सिलेक्शन किया जाता है, और उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में क्रिएट करना चाहिए, रादर देन लिसनिंग टू समबडी कि कोई टिप्स दे रहा है और अचानक इसमें ये दुगना तिगना हो जाएगा. इसके भरोसे पे ना चल के अगर हम लोग अपनी स्टडी करें, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें, और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं, टाइम की कमी है या इतना समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके समझने की कोशिश करिए, अच्छी कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनाइए. मेरे ख्याल से आज की डेट में इतना अच्छा प्राइस करेक्शन हो गया है, और इतनी अच्छी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है मार्केट में, कि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो एक लो कॉस्ट पे बना सकते हैं. तो मैं आपके दर्शकों को, इन्वेस्टर्स को यही कहना चाहूंगा, हताश मत होइए, निराश मत होइए. यही टाइम है जो आपको आगे चल के वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं. अपना संयम बनाए रखिए. आज से 5 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे, तो आप अगर आज की डेट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और लंबे समय तक अपना इन्वेस्टमेंट को नहीं रखेंगे, तो आप कहेंगे कि मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी. पता है गौरव सर क्या होता है कि ना एक बार पैसा डाल दो ना, तो कोई सोचता नहीं है कि मैंने पैसा डाला तो गिरावट आएगी. उस समय जो पैसा डाला जाता है ना, वो सोचते हैं कि यहाँ से चढ़ेगा. ये होता है हमेशा. और इस बार जिन्होंने भी पैसा 2026 के स्टार्ट में हैप्पी न्यू ईयर पे सोच के लगाया होगा, यार हैप्पी न्यू ईयर का समय है, अच्छा अच्छा समय होता है तो चढ़ जाएगा, तो वो तो पैसा ले गई मार्केट, नो तो नीचे आ गया. जिन्होंने 2025 में भी लगाया होगा, वो भी सोच रहे होंगे यार लगाएं क्या स्टॉक, स्मॉल कैप मिड कैप में, जा ही तो जा रहा है पैसा, फंसी जा रहा है, फंसी जा रहा है, फंसी जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाते फिर नीचे आता है. तो प्रॉब्लम ये हो गई है मार्केट की, जब पैसा लगाओ तो बाजार उसको दलदल की तरह सक कर लेता है. ये प्रॉब्लम है. अच्छे अच्छे स्टॉक्स टूट गए. आप बोलो कि अच्छे लेवल पे आ गए हैं, इस लेवल पे भी डर लग रहा है कि भाई अभी लगाएंगे तो कहीं 23,000 का भाव ना आ जाए निफ्टी पे, और पैसा और ना फंस जाए. तो लोग ना ऐसे लॉन्ग टर्म सोच के ये नहीं पैसा लगाते कि मैं लगाऊंगा तो पैसा टूटेगा ही, फिर लगाऊंगा फिर टूटेगा, तो वो डर लगता है फिर. तो तो ये रजत, तो मैं एक चीज यहाँ पे आपको थोड़ा सा काउंटर करूंगा. मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड मूविंग स्ट्रेट लाइन नहीं होता है. स्टॉक मार्केट में हमेशा ऊपर और नीचे रहता है. अगर आपने ऊंचाई देखी है, तो नीचाई भी देखेंगे, और ये आगे के लिए भी वैलिड है.
ये आने वाले समय के लिए स्टॉक मार्केट में वैलिड रहेगा। ये जो भी आपके दर्शक या इन्वेस्टर ये सोच के आ रहे हैं कि आपको सिर्फ एक तरफा ऊंचाई में देखने को मिलेगी स्टॉक मार्केट में, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट एक खेल है जहां पे उतार और चढ़ाव दोनों देखने को मिलेंगे, और इन्वेस्टर्स जितना जल्दी इस बात को समझ लें उतना ही अच्छा होगा, उतना ही इनको स्टॉक मार्केट को डाइजेस्ट करने का मौका मिल पाएगा अच्छे ढंग से। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग का जरिया मत समझिए। ये गैम्बल करने की जगह नहीं है। अगर आपको सीरियस वेल्थ क्रिएट करनी है देन आपको एक गैम्बलिंग एरिया समझने की बजाय, कसिनो समझने की बजाय, इसे एक ऐसी साइंस समझनी चाहिए जहां पे आप अपना दिमाग लगा के आप पैसा क्रिएट कर सकते हैं, और अच्छे ढंग से कर सकते हैं अगर आपका निवेश सही ढंग से किया गया है। राइट सर, बहुत सारे व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास ही चलते हैं और वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल तो फिर पहला सवाल तो मेरे को पता था इसी ग्रुप पे आएगा। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे क्या करें? ये तो हमेशा ही इनके साथ हो जाता है कुछ टोटका। जनवरी में ही होता है जो भी होता है इनके साथ। इस बार तो भयंकर ही गए हैं। तो अभी कल से कुछ रिकवरी शुरू हुई थी, लोग कह रहे थे भाव आ जाएंगे वापस ऊपर आने वाले जो 2025 में थे। सो रजत देखिए, अडानी ग्रुप जो है एक अच्छा बहुत बड़ा ग्रुप है, डिवर्सिफाइड ग्रुप है। आज की डेट में उनके पास मतलब तमाम तरह के बिजनेसेस हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, जब एक ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है और उसके ऊपर तमाम तरह के एलिगेशंस भी लगते हैं, वेदर ट्रू और नॉट, तो मेरा ये मानना है कि आप जो है ना संयम के साथ यहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। बट आप अपने हिसाब से सोच समझ के ये करिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज तो कोई क्रिएट नहीं हो रहे हैं। पर आज की डेट में जहां तक मुझे लगता है अडानी ग्रुप का समूह बहुत बड़ा हो गया है, डिवर्सिफाइड हो गया है, तो ऐसा रिस्क कम हो जाते हैं, बट रिस्क रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सोच समझ के निवेश करिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर मत लीजिए। बट आपका जो एक्सपोजर है उसमें उसमें इनकी जो क्वालिटी कंपनीज हैं, जो क्वालिटी बिजनेसेस हैं, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम है या इशू है। ये किसी भी बड़ी कंपनी के लिए, किसी भी बड़ी प्रमोटर ग्रुप के लिए कभी ना कभी इस तरह के इश्यूज आते हैं। मेरे सर पर किसी को सच्ची में ईमेल से समन भेज सकते हैं क्या? मतलब ईमेल के जरिए भी आजकल समन भेजे जाते हैं क्या? देखिए, आज की डेट में अमेरिका एक अनप्रेडिक्टेबल जगह हो गई है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आई मीन समन्स भेजने को भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज whether it is legally tenable or not is something that will have to be see। अडानी ग्रुप उसे चैलेंज कर सकता है, आप भेज लीजिए। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती हैं ओवरऑल, कोई बड़ा प्ले भी हो सकता है, बट इट इज ओके। आई थिंक जब कोई सेटबैक्स होते हैं तभी अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह के सेटबैक्स बिजनेसेस में आते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, परफॉर्मेंस भी आती है, स्टॉक मार्केट में ऊपर भी जाया जाता है। मेरे को लगता नहीं है कि कोई मेजर इतना बड़ा इशू है। आई थिंक थिंग्स विल गेट रिजॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा सब्र रखें, सवाल बहुत आ रहे थे हमारे पास सुबह से, तो मैंने पहले अदानी ग्रुप के ऊपर ही सवाल ले लिया। और सर वो अच्छा विकास जी, अदानी ग्रीन स्पेसिफिक करने से कुछ मतलब नहीं, वो सब इकट्ठे ही आते हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ऊपर। तो ग्रीन हो हाँ चाहे जी। सोल्यूशन, तो सब पे एक साथ ही आएंगे, टेंशन नहीं है। आराम से बैठो। अभी अभी थोड़ा मुद्दा पेचीदा हो गया है, तो देखते हैं कि ये सेटल कब होता है। हो जाएगा, मामला निपट जाएगा, वो थोड़ा हूल दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप ने सर अभी जैसे आज यूएस फेड की पॉलिसी आने वाली है ना, तो उन्होंने बोल दिया है कि वो नए फेड चेयरमैन की घोषणा जल्द कर देंगे, और नए चेयरमैन के बाद ब्याज दरें घटेंगी। इनको कैसे पता? तो देखिए रजत, इसमें क्या है, आज फेड पॉलिसी पे डिसीजन आना है, और उम्मीद ये की जा रही है कि वहां पे रेट को में कोई चेंज नहीं आएगा। बेसिकली वेट एंड वॉच सिचुएशन रहेगी कि जो उन्होंने पहले जो रेट कट्स लिए हैं उसका क्या इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ऑन द अदर साइड वांट्स रेट कट्स टू हैपन, और वो करंट फेड चेयरमैन के ऊपर, जेरोम पावल के ऊपर खूब ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। बट उनका टेन्योर इज लिमिटेड नाउ, अब ज्यादा समय तक वो नहीं रहेंगे। नए फेड चेयरपर्सन आएंगे जहां पे ट्रंप एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, नए
फेड चेयरपर्सन को नियुक्त करने के लिए। इसके अलावा जो फेड गवर्नर्स होते हैं उसमें ट्रम्प के कितने रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ये बहुत मैटर करता है रजत। और फाइनली डिसीजन एक मेजॉरिटी डिसीजन के हिसाब से लिया जाता है। तो ट्रम्प होप कर रहे हैं कि एक नए जब फेड चेयरपर्सन आ जाएंगे और साथ में उनके बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स पूरी फेड गवर्नेंस बॉडी में आ जाएंगे, तब ऐसी सिचुएशन में रेट कट्स ज्यादा हो सकते हैं। तो ये तो अमेरिका है कि चाइना है? ये आप अमेरिका के बारे में बात कर रहे हो कि चाइना के बारे में बात कर रहे हो? ये कौन सी डेमोक्रेसी हुई है कि आपके पास सेंट्रल बैंक का ही एक्सेस है? बताओ, जहां पर तिजोरी की चाबी आपने रख ली अपने पास, तो फिर तो ये तो ज्यादा हो गया सर, ये तो इस बार तो रजत, गड़बड़ हो गई। ये आज की डेट में जहां से जिस तरह से ट्रम्प बिहेव कर रहे हैं, इज नॉट बिहेविंग लाइक अ डेमोक्रेटिक लीडर, ही इज बिहेविंग लाइक एन ऑटोक्रेट। तो आप सारे सिम्टम्स उनको देख सकते हैं जिसमें एक ऑटोक्रेट के सारे नक्श कदम पे चल रहे हैं। वो अपने अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है, नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज हैं उनकी, मायोपिक व्यू है उनका। तो वो जो है इस समय एक तो एक बार वो बोल रहे हैं कि मेरे डेमोक पास बहुत पैसे आ रहे हैं अभी अमेरिका में, बहुत अच्छे अच्छे हम सौदे भी कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ रद्द कर दिए तो दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, और टैरिफ से बहुत अच्छी कमाई हो रही है। अभी डेमोक्रेट्स मिड टर्म चुनाव में अगर जीत जाते हैं तो उन्हें इम्पीच कर सकते हैं, उन्होंने पहले ही ये राग अलापना शुरू कर दिया है, भैया मुझे जिता दो, हमें जिता दो। अगर डेमोक्रेट जीत गए तो फिर बैंड बच जाएगी अमेरिका के, ऐसे बोल रहे हैं। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इम्पीचमेंट, बट मेरे को ये लगता है जरूर है कि अगर रिपब्लिकन्स हार जाते हैं या उनकी तो तो उनकी जो है पोजीशन जो है जरूर वीक हो जाएगी। बट मेरे को लगता है कि ट्रम्प को एक जो है उनकी पावर चेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में एक केओस क्रिएट कर रखा है। बहुत ज्यादा अफरा तफरी मचा रखी है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ अमेरिका में। और जहां तक वो ये कह रहे हैं कि इतना पैसा आ गया है, आई थिंक ही इज लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन रजत। एक रियलिटी और इल्यूजन में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है, जिसको मेरे को लगता नहीं है कि वो अभी भाप पा रहे हैं। पर जब उनको रियलिटी चेक होएगा तब समझ में आएगा कि उनके नीचे से धरती हिल रही है, और वो अभी एक ट्रेमर एरिया में खड़े हुए हैं। तो उसके बाद उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, क्या अर्थक्वेक में वो अपने आप को बचा पाएंगे, समथिंग येट टू बी सीन। पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट्स के लिए कि कल ना ईयू के साथ हमारी डील हो गई तो कुछ ज्यादा बोले नहीं है, एक दो बार कुछ बोले थे, लेकिन फिर उसके बाद टीवी वीवी चला के उसको बंद कर दिया होगा। तो अभी कुछ ज्यादा बोले नहीं, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव ट्रिगर हो गया। सर सवाल हमारे पास आ रहे हैं, वो है एशियन पेंट्स हीरो मोटो कॉप, सुधीर जी बोल रहे हैं। एशियन पेंट्स 2644 पे ले रखा है, हीरो मोटो कॉप 5814 पे ले रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या बने रहे? तो दोनों क्वालिटी कंपनीज हैं रजत, देर इज नो डाउट अबाउट इट। एशियन पेंट्स की एक हिस्ट्री है अपने। मैं इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा ना, उनके ऊपर वो दूंगा, लेकिन मैं जनरली कहना चाहता हूँ कि दोनों की क्वालिटी कंपनीज हैं। दे हैव बीन इन द मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत बड़ा उनका एक शेयर होल्डिंग एक पैटर्न है, जहाँ पे मार्केट शेयर उनके पास, दोनों के पास काफी सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है। दे आर गुड कंपनीज। एक लंबे समय के पोर्टफोलियो में इस तरह की कंपनीज, अच्छी कंपनीज को मैं आप निवेश करके जरूर रख सकते हैं। ओके। और ये ना एक एसबीएफसी, कुछ हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है कि ये जो एनबीएफसी थी इनमें भी गिरावट आई है, और अच्छी खासी गिरावट आई है। कल एक एसबीएफसी फाइनेंशियल कंपनी थी, इनके पोर्टफोलियो में भी है, और बहुत भयंकर तरीके से टूट गई। आपको एनबीएफसी सेक्टर कैसा लग रहा है स्पेसिफिकली? सर रजत, मेरे को एनबीएफसी सेक्टर एंड ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, इंक्लूडिंग बैंक्स। तो मेरे को लगता है कि अंडर वैल्यूड सेक्टर है, यहाँ पे बहुत बहुत गुंजाइश है। और विद जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये प्रॉफिट्स में एडिशंस हो रहे हैं, टॉप लाइन अच्छी ढंग से ग्रो कर रही है, जिससे वैल्यूएशंस दिन पे दिन बहुत अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। मेरे को लगता है जब मार्केट में टर्न अराउंड आएगा, और अगर हम लोग 5 साल का नजरिया या 10 साल का नजरिया करके देखें, तो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर जो है कुड बी अ लीडर। एंड ऐसी सिचुएशन में अच्छी कंपनीज में निवेश करके बनना जरूर रखता है। आप जरूर निवेश करिए अपने पोर्टफोलियो में।
अच्छा खासा एक पोर्शन आप फाइनेंशियल्स के ऊपर डेडिकेट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है. बट यू हैव टू बी सिलेक्टिव विद द राइट सेट ऑफ कंपनीज, रजत. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पूल बहुत बड़ा है. ऐसे में आप कौन सी कंपनीज पे के ऊपर दांव लगा के अपना रख रहे हैं लंबे समय के लिए, दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस. एनबीएफसी में एक खबर आई है कि एलआईसी ने बजाज फाइनेंस के 5,120 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स को सब्सक्राइब किया है. अच्छा, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और ये है फोकस में आज हिंद जिंक. इसका ओएफएस खुला है आज और कल, और उसमें वेदांता 1.59% हिस्सेदारी बेच रहे हैं और फ्लोर प्राइस तय हुआ है 685. कल की क्लोजिंग थी 712. सर तो अभी हिंद जिंक पे क्या करना चाहिए? सो रजत, देखिए, देर आर टेलविंड्स इन द मेटल सेक्टर. आप जानते ही हैं मेटल सेक्टर में किस भयंकर तरीके से आग लगी हुई है. और चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे प्लैटिनम हो, पैलेडियम हो, कॉपर हो, और टू सम एक्सटेंट एल्यूमिनियम हो. आई थिंक सब जगह बहुत तेजी हो रखी है मार्केट में. एंड हिंदुस्तान जिंक, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है एज फार एज सिल्वर इज कंसर्न, तो मेरे ख्याल से वो नेचुरल बेनिफिशियरी है. और हिंदुस्तान जिंक में इन्होंने कुछ पोजीशंस अपनी हेज कर रखी थी. सो देर इज दैट इज अ रीजन व्हाई इट हैज नॉट परफॉर्म्ड दैट वेल. जितना सिल्वर का परफॉर्मेंस एज अ मेटल आया है, उतना हिंदुस्तान जिंक में अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया है. बट अगर मेटल में रैली हो रही है एंड इट कंटिन्यूज, देन Hindustan Zinc and other related metal companies will definitely benefit. Vedanta is the true owner of Hindustan Zinc. और ऐसी सिचुएशन में जब उन्होंने देखा है कि थोड़ा अप्रिसिएशन आ चुका है स्टॉक में, एंड वेदांता को थोड़ा अपना लेवरेज कम करने के लिए दे नीड मनी, हेंस दे आर पेयरिंग ऑफ द डेट. इसमें स्टेक कम अपना कंपनी में कम कर रहे हैं हिंदुस्तान जिंक में. एंड आई थिंक they're just seizing the opportunity. It's a good thing for Vedanta. Hindustan Zinc में आज की डेट में बहुत टेकर्स हैं. It's a good company, and there has been a turnaround in Vedanta since the time it was purely a government-owned company and Vedanta took it over. And तब से एक massive turnaround हो चुका है हिंदुस्तान जिंक में. It is highly profitable now, generating good amounts of revenue. Balance sheet looks good. So I think Vedanta is just making use of the opportunity and the times जहाँ पे एक मेटल सेक्टर में रैली हो रही है, एंड थोड़ा सा अपना स्टेक पेयर ऑफ कर रहे हैं, विच इज नॉट अ बैड थिंग अगर आपको अपना पैसों की जरूरत है एट द पेरेंट लेवल. हम तो फिर से मेटल ही देख रहे हैं. कल 4 साल के निचले स्तर पर डॉलर इंडेक्स पहुंच गया हुआ है, तो फिर मेटल्स ही देखने पड़ेंगे. सुबह सुबह उठते हैं, मेटल्स दिखते हैं, सोना चांदी दिखते हैं. सोना चांदी की ओपनिंग होगी होगी, बाजार के भाव भी फ्रीज हो. 83 पॉइंट्स ऊपर खुल रहा है निफ्टी. बहुत बहुत मुबारक हो सबको, बाजार में तेजी आ गई. 25,258 के लेवल पे निफ्टी ओपन होगा और 59,575 के लेवल पे बैंक निफ्टी ओपन होगा. 370 अंक चढ़कर बैंक निफ्टी ओपन होगा और 83 अंक चढ़कर निफ्टी ओपन होगा. और सोना कहाँ ओपन होगा इससे भी ज्यादा थी. ओ भैया, पहले तो चांदी चांदी 5.5% ऊपर. हमारे ना एक गेस्ट हैं अनुज गुप्ता जी, वो फट फट करके ना मैसेज डालते हैं जैसे ही नया सिल्वर और गोल्ड हाई लगाता है ना, तो वो उनका मैसेज आ जाता है. तो आगे सिल्वर जो है वो, ये सच्ची मुच्ची का भाव है क्या? 3,75,000 हो गई. एक मिनट रुको जरा, ये इस महीने कितनी चल गई है सर? हम तो ये बात कर रहे थे कि जितनी पिछले साल तेजी नहीं आई थी, उतनी इस साल नहीं आएगी. यही तो बात हो रही थी. बताओ सच्ची में यही तो बात हो रही थी. ज्यादा जानकारी बोल रहे थे कि जो चढ़ गया 2025 में जो होगा वो 2026 में नहीं हो सकता. एक महीने के अंदर 60% चढ़ गई. 60%. ये तो 2025 में भी नहीं हुआ. तो रजत, देखिए, इंटरनेशनली प्राइसेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. कल मैं देख रहा था गोल्ड ने अपना लाइफ टाइम हाई टच करा, $5,200 टू एन आउंस. सिल्वर भी ऑलमोस्ट रिकॉर्ड स्तरों के ऊपर है. एंड नेचुरल ट्रांसलेशन हो रहा है ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस इनटू इंडियन मार्केट्स. हैविंग सेड दैट, जिस तरह का रैली हुआ है, इट हैज टेकन एवरीवन बाय सरप्राइज. किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. ये तो बिल्कुल जैसे क्रिप्टोज में एक समय में तेजी हो रही थी और वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम थी. आज की डेट में गोल्ड और सिल्वर, खासकर सिल्वर में उस तरह का तेजी देखने को मिल रही है. बट मैं रजत यहाँ पे कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखने की जरूरत है. वाइल स्ट्रक्चरली
हम लोग प्रेशियस मेटल्स पे बहुत पॉजिटिव हैं रजत, बट जिस तरह की तेजी हुई है, तेजी के बाद एक यूजुअली कंसोलिडेशन होता है। आई एम नॉट श्योर व्हेन इट विल हैपन, कितना क्वांटम होगा कंसोलिडेशन का, बट वो कंसोलिडेशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट शुड हैपन। तो मैं आपके इन्वेस्टर्स को कहूंगा जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, टू बी अ लिटिल कॉशियस, मे बी थोड़ा सा अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करके रख सकते हैं। I'm not saying that you should book the entire amount, but maybe some amount of money is something that can be taken off the table at these prices, and remaining you can enjoy if it appreciates. To be very honest, मुझे नहीं पता है कि सिल्वर कहाँ तक पहुंचेगा या गोल्ड कहाँ तक पहुंचेगा, बट स्ट्रक्चरली हम लोग पॉजिटिव हैं। और ये एक डी डॉलराइजेशन की थीम है, सिल्वर के अपने इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं। सो आई थिंक there is a long term play over here. डिमांड सप्लाई में गैप भी है, कॉपर में भी यही है। तो डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस, ऑल दीज थिंग्स मेक दीज कमोडिटीज वेरी वेरी फेवरेबल। बट क्योंकि इतनी अस्टाउंडिंग रैली हो चुकी है रजत, आई थिंक कॉल्स फॉर सम अमाउंट ऑफ कॉशन। सिल्वर इज अप 60% in January 2026 till now। ये है गजब। और इतनी तेजी हमने सोची नहीं थी। चलो जो भी है। देखिए रजत, में एक सर, चीज इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में बोलते हैं ना कि वो 12%, म्यूचुअल फंड में बोलते हैं 12%, 15% साल का बनता है, उसके बाद रैशनल सोचना चाहिए। यहाँ तो 60% एक महीने बन रहा है। सो रजत, मैं यही चीज कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि निराश मत होइए। कब मार्केट में तेजी आ जाए, कब क्या हो जाए, ये सब नहीं पता चलता है। और जैसे आज सिल्वर में तेजी हो सकता है स्टॉक मार्केट में तेजी आए। ऐसे बहुत सारे टाइम पीरियड्स हैं जहां पे मार्केट कुछ ही समय में दुगना हो गया है। मतलब इन नो टाइम पीरियड। मैं अगर आपको एक चीज स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूँ, आफ्टर कोविड कोई बहुत पुराना टाइम पीरियड नहीं है, 1920 की बात कर रहे हैं। मार्केट इन 2020 मार्च, इफ यू वुड रिमेंबर, हैड टच्ड 8511, निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। और निफ्टी आज पिछले लेस देन 6 years, 5 years 10 months टू बी मोर प्रिसाइज, के पीरियड में, इसी पीरियड में ऑलमोस्ट 3 times हो गया। 8511 के लेवल से आज की डेट में अराउंड 25,000 लेवल्स पे वी आर सीइंग निफ्टी। सो इमेजिन 3 गुना हो चुका है। जो लोग निराश हो रहे हैं, वो आप प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये मार्केट है, उतार चढ़ाव शॉर्ट टर्म में रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स बेस्ड ऑन इकोनॉमी एंड रियल परफॉर्मेंस ऑफ मार्केट्स is usually very positive. So probabilistically हम लोग ये कह सकते हैं कि लंबा समय बहुत अच्छा रहेगा। और इस चीज को डाइजेस्ट करके रखिए। आपके अंदर रिस्क एपेटाइट होना चाहिए। इक्विटी मार्केट्स में उतार चढ़ाव झेलने का अगर नहीं है, तो आपको इक्विटी मार्केट्स में नहीं होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप परेशान मत होइए। अपने रिस्क को समझ के फिर इन्वेस्टिंग करिए, और लंबे समय के लिए करिए। पर बाजार में भी तेजी बनी है। आज हुआ ये कि एकदम से सोना चांदी तो ऊपर है ही, निफ्टी को ना भूलें। और ये बिस्तक ने आपको 26 जनवरी को वीडियो पब्लिश करके बताया था, बजट से पहले तेजी बनती है मार्केट में। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी बजट वाले हफ्ते में तेजी बननी संभवतः तय थी। बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुके थे। बजट के बाद बजट वाले दिन क्लोज टू क्लोज बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता। पिछले 2 साल से तो नहीं हो रहा। 20 अंक 30 अंक ऐसा रहता है। इंट्राडे में चाहे 175 अंक 300 अंकों का उछाल ऊपर नीचे हो, लेकिन क्लोज टू क्लोज नहीं बदलाव होता। और उसके बाद अगर तेजी बनती है कोई भी घोषणाओं, सरकारी घोषणाओं के चक्कर में, तो फिर बिकवाली आती है एक बार एटलीस्ट, और बजट डे के लोज टूटते हैं। देखते हैं इस बार वैसा होता है कि नहीं। लेकिन फिर ऑल टाइम हाई भी लगते हैं। तो बाजार में ना फिर वो टाइमिंग करने के चक्कर में सब कुछ छूट जाएगा, जैसे कि सर बोलते हैं, गौरव सर बोलते हैं। और इस बार भी बजट से पहले की तेजी, बजट टिल बजट, बाजार थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा। और हमको अभी इकोनॉमिक सर्वे को देखना है, जो कि आएगा 29 तारीख को, और उसके बाद फिर 1 तारीख को आएगा बजट। रविवार वाले दिन मार्केट ओपन है 130 पॉइंट्स बढ़त निफ्टी पे, बैंक निफ्टी 350 पॉइंट्स ऊपर, और बैंक निफ्टी ही इस समय कर रहा है लीड। और सेक्टर स्पेसिफिक जो आज के सत्र में तेजी बन रही है,
उसमें ऊपर ऊपर वाले बता दूं, रियल एस्टेट, एनर्जी, फाइनेंशियल्स, मीडिया, बैंक्स, फार्मा, आईटी। ऑटो से नहीं हो पा रहा, और पीएस ऑटोस को क्या हो गया है सर? ये कल ईयू के साथ ट्रेड डील हुई थी, कह ये रहे हैं कि वहां की गाड़ियां यहाँ पर आ जाएंगी, कौन खरीदेगा मर्सिडीज, कौन खरीदेगा वैसी वाली कारें? तो वो एमएनएम भी टूट गया था कल बहुत। ऑटोस कहां पर हैं बताओ? सो राजत, वैसे मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि ट्रेड पैक्ट में ऐसा कुछ है जो सिग्निफिकेंटली इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर को परेशान करे। आई थिंक इट कुड बी मोर ऑफ अ नी जर्क रिएक्शन। ये जो है बेसिकली जो ड्यूटीज कम करी गई हैं फ्रॉम इंडिया साइड इज बेसिकली ऑन द लग्जरी कार्स। तो लग्जरी कार्स में दैट आल्सो इज विद इन अ स्पेसिफाइड कोटा। तो तो मेरे को लगता नहीं है कि इतना परेशान होने वाली बात है फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर, जहाँ पे इंडियन ऑटोमोबाइल्स का यूजली फोकस रहता है टुवर्ड्स द मिड एंड द स्मॉल एंड सेगमेंट। तो प्लस मेरे को लगता है ऑटो एंसिलरी कंपनीज को नेट नेट फायदा होने वाला है रजत। सो आई डोंट थिंक इट कुड बी अ नी जर्क रिएक्शन। सेंटिमेंटली थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए मे बी नेगेटिव हो सकता है, बट इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर इज ऑन द राइट पाथ एंड इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। तो मेरे को लगता है कि it is net, it is all positive. It is okay. You should take it in your stride and move on. सर वो सरकारी कंपनियों के ऊपर क्या करें? एक एक करके शुरू करते हैं। पहले तो ऑयल सेक्टर में ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, कल ना क्रूड ऑयल एकदम से चल पड़ा था, कह रहे हैं वहां पर ठंडा तूफान आ गया, सर्दी वाला कुछ तूफान आ गया अमेरिका में, जिससे 15% उनका ऑयल प्रभावित हुआ है प्रोडक्शन। और ये ईरान के तट पे वो लगा दी उन्होंने वॉरशिप्स, डोनाल्ड ट्रंप ने। So Rajat, देखिए शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली देर आर 2-3 ट्रिगर्स जो हुए हैं। देयर इज अ मैसिव स्नो स्टॉर्म दैट हैड हिट यूएस एंड इन फैक्ट मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो वहां पे जो है स्नो स्टॉर्म की वजह से सप्लाईज इफेक्ट होती है। प्लस देर इज ये इमिनेंट डेंजर है कि हो सकता है कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर दे या दबाव डाले। इसीलिए उन्होंने 2 वॉरशिप्स भेजे हैं वहां पर। सेकंड भी आज ट्रंप ने बोला है शायद कि सेकंड भी भेज रहे हैं। तो ये दबाव डालने की कोशिश है। और एक यूजुअली जब वॉर की आशंका होती है तो ऑयल प्राइसेस में तेजी होती है। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो होती हैं, जैसे आपका एग्जांपल, नॉट दैट इट्स अ बाइंग रिकमेंडेशन, बट आई एम जस्ट सेइंग ओएनजीसी टाइप की कंपनीज को नेचुरली जब तेल में तेजी होती है तो उनको फायदा मिलता है। बट अगर मैं इसे थोड़ा सा लंबे समय के नजरिए से देखूं रजत, तो मैं रियलाइज करता हूं कि डिमांड सप्लाई जो ऑयल की है उसमें सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड आज की डेट में कम होती जा रही है, जिसकी वजह से मैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ रजत। सो समथिंग विच आई वुड रादर अवॉइड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ऑयल इंडिया भी आज के सत्र में 7% उछल गया। तो आज सरकारी कंपनियों में खरीदारी दिखती है, ऑयल प्रोड्यूसर्स तो एकदम से तेज हो गए। और उसके बाद फिर ये वाले डिफेंस भी आ गया होगा। गार्डन रीच ऊपर है 3.25%। डेटा पैटर्न सरकारी नहीं है, पर ये भी 5% ऊपर है, सरकारी नहीं है मामला। हाँ, ये इल्डा ऊपर आया, राइट्स ऊपर आया, आईटीआई ऊपर आया। सरकारी कंपनियों में सर अगर बेट लगानी हो, पीएफसी ऊपर आया। सरकारी कंपनियों में अगर बेट लगानी हो तो कहाँ लगाएं? वही ना, सो थोड़ा दिल रजत, नहीं मानता, वही तो फिर आदत पड़ी हुई ना बजट देखने की। नहीं रजत, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पीएसयूज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इन इंडिया हैज बीन पीएसयू सेक्टर। जो अपनी इनएफिशिएंसीज, जो लॉसेस की वजह से जो सेक्टर जाना जाता था, आज की डेट में इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू प्रॉफिट्स इन इंडियाज कॉफर्स। तो ये जो है, और सरकार के लिए भी इसको बहुत फायदा मिलता है, बिकॉज तमाम पीएसयू कंपनीज में सरकार की भागीदारी बहुत ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में इट इज नेट नेट पॉजिटिव फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो गुड फॉर द इकोनॉमी। तो हम लोग पीएसयू स्टॉक्स पे पॉजिटिव हैं यूजली। तो पीएसयू सेक्टर में खासकर बैंक्स और आपकी डिफेंस कंपनीज एंड इंजीनियरिंग कंपनीज, ये सब हैं जहाँ पे हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज में हमारा स्टेटस वुड बी मोर न्यूट्रल देन पॉजिटिव। बाकी आई थिंक देर आर कंपनीज विच आर इनटू बहुत सारी ऐसी मेटल्स में भी काम करती हैं, कुछ रेयर अर्थ में भी काम करती हैं।
तो माइनिंग सेक्टर में काम करती है। आई थिंक ऑल ऑल ऑफ देम आर गुड। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अच्छी कंपनीज को ऑब्वियसली। कुछ अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं, उनको अवॉइड करके आप अच्छी कंपनीज की तरफ फोकस करके चल सकते हैं। तो मैं फटाफट से मार्केट का रिकैप बता दूं, 190 पॉइंट्स ऊपर आ गया। ऐसी तेजी हमने देखी ही नहीं है बहुत समय से। तो आज मार्केट में तेजी बहुत बढ़िया बन गई है। 200 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी, भाई बहुत बहुत मुबारक हो। चांदी वालों को मुबारक, सोने वालों को मुबारक, और इक्विटी वालों को भी मुबारक। अच्छा अच्छा हो गया सब कुछ। तो आज ये अब मुद्दे की बात ये है कि हमने ये जो यहां से यहां तक की गिरावट देखी थी, क्या भयंकर गिरावट है। ये पूरा मार्क कर देता हूँ, ये वाली ये गया यहाँ। तो ना हम पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर टिके ही नहीं है ढंग से कभी। आज ओपनिंग हो गई बढ़िया। और आज प्रॉब्लम ये कि एक बार छोटा सा टेस्ट किया था, हल्का सा, लेकिन उसके बाद दिन दनादन ऊपर जा रहे हैं। तो टेक्निकली तो इट्स अ रिवर्सल। अब वो टिकेगा नहीं टिकेगा मुझसे मत पूछना, मेरे को नहीं पता, डोनाल्ड ट्रम्प को पता है। अब यहां पर जो है ना, ये 25 400 25 500 का एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक तो पार कर लिया 25 350। और अभी शुरुआती 1 घंटे की जो तेजी है, अगर ये टिक गई, ये पिछले 3 घंटे से बाजार में तेजी है वैसे, कल से लेकर आज तक देखोगे तो। अब आप एक रेजिस्टेंस जोन की तरफ अप्रोच कर रहे हो 25 450, लेकिन अगर ये टिक गया 1 घंटे का पैटर्न, तो फिर आप 25 450 को टेस्ट करोगे और धीरे धीरे करके ऊपर। रिवर्सल अभी नेगेटिव साइड पे नहीं बन रहा है। आप एक बेस बना के 24 900 का लेवल को 2 बार टेस्ट करके आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो दिस इज पॉजिटिव, स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव। लेकिन अब हमको इकोनॉमिक सर्वे और बजट तक हम बार बार यही बोल रहे थे कि तेजी आ सकती है मार्केट में, लेकिन अब पिटाई के बाद तेजी आई है, तो ये ज्यादा हो गया। अब लोअर लेवल्स पे आज जो तेजी बनी, उस पे निफ्टी पे क्या क्या चढ़ गया वो मैं फटाफट से आपको बताता हूँ, उसके बाद आपके सवाल ले लेंगे। उसमें आज गया ओएनजीसी ऊपर, एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, सरकारी कंपनियों की तो धूम है। कोल इंडिया 2% ऊपर चढ़ा हुआ है। हिंडाल्को ऊपर, रिलायंस 1.5% ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज। एचडीएफसी बैंक ऊपर 1.5%, आईसीसी बैंक। तो जो टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उसमें आप रिलायंस को गिन सकते हो और एचडीएफसी बैंक को गिन सकते हो। ये स्टॉक्स तेज हैं। और जो गिर गया है वो एशियन पेंट्स 5.5%, टाटा कंज्यूमर 4%, और मारुति और आयशर। मिड कैप्स में जो जो ऊपर जा रहा है फटाफट से, एबीबी, नहीं नहीं, आईजीआईएल, ये जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है। उसके बाद ऑयल इंडिया 9% ऊपर, तेजस नेटवर्क, एमसीएक्स, ओलेक्ट्रा, जील, डेटा पैटर्न्स, मोतीलाल ओसवाल, रिजल्ट्स इंपैक्ट, आईटीआई 5.5% ऊपर। बहुत सारे मिड कैप्स दिख जाएंगे, एकदम से तेजी आ गई तो आप बोलोगे ये क्या हो गया। ये नहीं कोई टाइम कर सकता, बजट से पहले की खरीदारी साफ तौर पे दिखाई दे। मैसडॉक ऊपर आया हुआ है, पेट्रोनेट, बीईएमएल, ये सारे कंपनियों के स्टॉक्स ऊपर आए हुए हैं। खास तौर से सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स ऊपर आए हुए हैं आज। और बजट से ठीक एक दिन पहले, बजट से ठीक 3 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन अभी है आज का मिला के, उसमें सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स पे फिर से लग गई है बेट, और मार्केट का स्ट्रक्चर लग रहा है हेल्दी। तो इंट्राडे के चक्करों में मत पड़ना, जो है उसी को होल्ड करना। और फटाफट से लेते हैं थोड़े से सवाल, और उसमें जो सवाल आ रहे हैं, बस बस अदानी ग्रीन। सर वो ये नहीं चुप होंगे, अदानी ग्रीन बता दो। ये तो अदानी ग्रीन पे ही पहला प्रश्न आया था, उसी पे चिपक गए। कुछ होने भी नहीं वाला उसमें भी। अदानी ग्रीन पे आपकी राय? तो रजत, मैं इंडिविजुअली स्टॉक के बारे में नहीं बोलूंगा, बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ग्रीन एनर्जी स्पेस जो है ओवरऑल, वाइल हमें रिन्यूएबल सेक्टर बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे बहुत गुंजाइश है, पर आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, अच्छी कंपनी चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। मतलब आप खुद ही देखिए रजत, कि कितनी पिछले कुछ समय में कितनी सारी कंपनीज जो हैं सोलार, विंड और इन सब चीजों में लिस्ट हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंडिया टारगेट कर रहा है 2030 में अपना रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट, मेरे को लगता है वो 1 2 साल पहले ही कर लेगा। यहाँ पे जो है बहुत तेजी से निवेश भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर वैल्यूएशंस में जो है प्राइस करेक्शन हो रहा है, बिकॉज ये स्पेस एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव होती जा रही है। मेरे को लगता है यहाँ पे जो कंपनीज अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट कर पा रही हैं और जिनका अच्छा प्रमोटर ग्रुप है और जो जिनकी बैलेंस शीट हेल्दी है, आई थिंक उन कंपनीज की तरफ मैं आपके निवेशकों को कहूंगा कि वो फोकस करें, लीडर्स के साथ स्टिक करें, अच्छी कंपनीज यहाँ पे चूज करके उन्हीं में इन्वेस्ट करिए। किसी भी कंपनी में सिर्फ नाम फॉर द सेक ऑफ नेम, प्लीज डोंट इन्वेस्ट। सर पैसे देख के भी सवाल पूछ लिया है। दिक्कत ये कि वो होता है ना, यूट्यूब पे एक तरीका होता है, पैसे देके आप सवाल पूछ सकते हो। तो उसमें 30% लॉस हो रहा है एरिस, ARIS इंफ्रा, एरिस इंफ्रा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स तो चले ही नहीं है इस बार।
यार रजत, तो एक तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पैसे दे के क्वेश्चंस मत पूछिए। यहाँ पे आपको फ्री में आप यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आपको रजत जैसे एंकर्स आपको एक क्वालिटी यहाँ पे नहीं नहीं, उत्तर वो बार बार दिलवाने में पैसे देने की आपकी जरूरत नहीं मदद है। कर। हमारे हमारा पैकेज वो पहले ही है यूट्यूब पे, मेंबरशिप्स, उसको आप सब्सक्राइब कर लो अच्छा तो हो अच्छा जाता है अच्छा, अपना काम। आई सी। तो वहां अच्छा पर अच्छा भी। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, एरिस इंफ्रा के बारे में तो मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कंपनीज, कुछ बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं यहाँ पे अवेलेबल। यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं इंफ्रा में फ्रॉम अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव। बट ऑफ कोर्स ये भी फैक्ट है कि इंफ्रा कंपनीज ने पिछले कुछ समय में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। बट इट डज नॉट मीन कि ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म स्टॉक मार्केट ने नहीं किया है तो इसका मतलब ये कंपनीज अच्छा नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा शेयर इन योर ओवरऑल पोर्टफोलियो कैन बी गिवन टू ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इन इंडिया, बिकॉज दे बीन डूइंग वेरी वेल। और इंफ्रा के ऊपर गवर्नमेंट का भी कंटिन्यूड फोकस है। नाउ दैट वैल्यूएशंस हैव बिकम चीपर, it makes all the more sense to have them in your portfolio. बट अगेन जैसे मैं फिर और सेक्टर्स के लिए बोला है, यहाँ पे आपको यू हैव टू बी एक्सट्रीमली सिलेक्टिव। चूज द बेस्ट कंपनीज, और आज की डेट में अच्छी कंपनीज, बेस्ट कंपनीज, चाहे वो रियल स्टेट में हो चाहे इंफ्रा में हो, उनमें एक वैल्यूएशन करेक्शन हो चुका है। अच्छी कंपनीज आप चूज कर सकती हैं यहाँ पे, एंड स्टिक विद इट। और रजत 123 नाम से जो आइडिया बोल रहे हैं, गोल्ड का नया टारगेट है 2 लाख। 2 लाख तो फिर ऐसे तो आप छोटा टारगेट बोल रहे हो सर। अभी तो चलता चला जा रहा है मजेदार। देखते हैं, सब अपने अपने टारगेट्स निकाल के बैठे। रवि कोहली जी ने एक पोर्टफोलियो बनाया सर, वो पोर्टफोलियो मैं आपके सामने रख देता हूं, आप प्लीज एक बार देख लीजिए। कोफोर्ज, मैनकाइंड, पंजाब नेशनल बैंक और जीएमआर एयरपोर्ट्स, ये इनके पोर्टफोलियो। सो रजत देखिए, अच्छा पोर्टफोलियो है। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस नॉट अ गुड पोर्टफोलियो। इन और एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है। मे बी दे कैन ऐड मोर स्टॉक्स इन दिस ओवरऑल पोर्टफोलियो एंड चूज सम मोर सेक्टर्स। हैविंग सेड दैट, आप अपने प्लीज एक ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो को देखिए, कहाँ कहाँ पे आपका और और कुछ निवेश हो तो उसके हिसाब से आपने कैसे बैलेंसिंग करिए। साथ में अपने रिस्क प्रोफाइल को जरूर समझिए। एसेट एलोकेशन रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पर ही करिए। ओवर एलोकेट मत करिएगा इक्विटीज में। जितना आपका रिस्क प्रोफाइल परमिट करता है उसी के हिसाब से इन्वेस्ट करिए। theoretically, this portfolio looks good to me, but it has to be done in accordance with the risk profile. साथ में थोड़ा सा डिवर्सिफिकेशन और कर सकते हैं आप अपने पोर्टफोलियो में। जस्ट डोंट स्टिक टू 4 कंपनीज। लॉन्ग टर्म के लिए आपकी थिंकिंग है, दैट्स अ वेरी गुड। पर जैसे कोफोर्ज नहीं चल रहा, मैनकाइंड नहीं चल रहा अभी, तो हर चीज का चलने का एक समय होता है, कैसे पता सो लगेगा? रजत, ये तो टाइमिंग तो कोई नहीं कर सकता है। आज नहीं चल रहा है, बट दिस डज नॉट मीन दैट दे विल नॉट डू वेल इन इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। ये किसी को नहीं मालूम है। ऐसे तो रिलायंस भी नहीं चल रहा है, एचडीएफसी बैंक भी नहीं चल रहा है, कुछ समय से आईसीआईसीआई बैंक भी नहीं चल रहा है। दैट डजंट मेक देम बैड कंपनीज, राइट? बट आई एम जस्ट सेइंग दैट ओवरऑल मार्केट में सेंटिमेंट्स नेगेटिव है। मेटल्स के अलावा ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू हैव टू स्टिक विद गुड कंपनीज। अच्छी कंपनीज के साथ आपको रहना पड़ेगा। और जब सेंटिमेंट्स को मार्केट में चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता है रजत। अब आप ही सोचिए, 2 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट नीचे गिरा पड़ा है, और आज अचानक 183 पॉइंट्स ऊपर चला गया है। कुछ समय पहले हम लोग we had touched 26,300 on Nifty, which was an all-time high. आज की डेट में हम 25,000 के आसपास आ गए हैं। सो ऑल दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ये सब चलता रहेगा। इसके चक्कर में हम अच्छी कंपनीज को में निवेश करना नहीं छोड़ सकते हैं। आई थिंक दैट इज द बॉटम लाइन। मार्केट में जब तेजी आती है ना, तो उसे रोकना भी मुश्किल हो जाता है। सो एंड दैट इज हाउ इट इज। एक चीज और कहना चाहूंगा कि लंबे समय में, जैसे अगर हम 1979 में जब सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी, तो उसकी वैल्यू 100 रुपीज थी। आज की डेट में कहाँ है? सो ऊपर नीचे मार्केट जाता है, उतार चढ़ाव रहता है, बट लॉन्ग टर्म इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, नॉट डाउनवर्ड्स, और नॉट फ्लैट। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन लॉन्ग टर्म में, बट इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स। सो हेंस it makes all the more sense to invest for a long period of time in quality companies.
गौरव जी, गुड मॉर्निंग। निकुंज जी बोल रहे हैं, वन टिप फॉर फाइनेंस एडवाइजर्स टू डील विद न्यू मार्केट पार्टिसिपेंट्स रिगार्डिंग रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, एनकरेजिंग गुड क्वालिटी स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, एनकरेजिंग होल्ड गुड क्वालिटी स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। वो बोल रहे हैं कि नए जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आप प्लीज कुछ बता दें कि उनको कैसे डील किया जाए और क्या समझाया जाए, और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के तो लिए ये क्या। जी जी राजत, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है एक्चुअली। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने साइकिल्स नहीं देखी है, पहली बात ये है कि मार्केट में ऊपर और नीचे रहेगा मार्केट, इस चीज को आप समझ के इन्वेस्टमेंट करिए। घबरा मत जाइए क्योंकि आपने नीचे की साइकिल्स नहीं देखी हैं बहुत ज्यादा। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है कि एक रोबस्ट ढंग से इन्वेस्टमेंट करिए, एक मेथड के साथ इन्वेस्टमेंट कराइए। मार्केट नीचे आए तो परेशान मत होइए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने रिस्क प्रोफाइलिंग जरूर करिए और समझने की कोशिश करिए कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। क्या आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या बैलेंस्ड हैं या एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, और अपना पोर्टफोलियो का निर्माण जो करते हैं वो आप उसी तरह से करिए, अपने अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करिए। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, आप अपनी लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखिए। मे बी एसआईपीस करिए आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर, एक नियमित रूप से डिसिप्लिन वे में आप इन्वेस्टमेंट करिए। मार्केट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप अनलिमिटेड वेल्थ कमा सकते हैं और वेल्थ गंवा भी सकते हैं। चॉइस आपके हाथ में है। डिवर्सिफाइड करके अपना पोर्टफोलियो रखिए। कंपाउंडिंग बेनिफिट्स अमेजिंग हो सकते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलने लगता है, विच मेक्स मार्केट्स इवन मोर, मतलब ग्रोथ जो होती है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होने लगती है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की बजाय अल्टीमेटली। बट बहुत जरूरी है कि आप अपने रादर देन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बिहेवियरल साइंस के ऊपर ध्यान रखिए। यहाँ पे मार्केट इज अ गेम ऑफ पेशेंस एंड मार्केट इज अ गेम ऑफ, यहाँ पे आप मेथोडिकल इन्वेस्टिंग रादर देन ओवरनाइट, जो ओवरनाइट मिलियनर बनने का कॉन्सेप्ट रखते हैं, जो अपने दिमाग में सोच के रखते हैं, ये उनके लिए मेरे ख्याल से गंवाने का क्षेत्र है। और जो अच्छे ढंग से नियमित रूप से डिसिप्लिन वे में एक संयम के साथ यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए बहुत बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने के लिए और वेल्थ कमाने के लिए। लास्ट प्रश्न लेंगे सर, इनफैक्ट दो आ गए हैं। एक तो शुगर सेक्टर में क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और फिर मुनमुन जी बोल रहे हैं ऑयल इंडिया पॉजिटिव हो गया और रेलवे स्टॉक्स का क्या करें। सब चाहते हैं बजट में सब कुछ निकल जाए भाई। सब मतलब जो जो ले रखे हैं सब ऊपर आए। तो ऑयल इंडिया के ऊपर सवाल आ गया, रेलवे स्टॉक्स के ऊपर आ गया, और शुगर सेक्टर के ऊपर। सो ऑल द थ्री सेक्टर्स मेरे लिए हिसाब से अवॉइड ही हैं रजत। जस्ट डोंट प्ले फॉर बजट। ये तीनों सेक्टर में मेरे को नहीं लगता है कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सो समथिंग, देयर आर अदर सेक्टर्स टू लुक फॉरवर्ड टू एट द मोमेंट। चाहे आप शुगर की बात करें, चाहे आप रेलवेज की बात करें, आई थिंक समवेयर देयर आर फार मोर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज इन अदर सेक्टर्स जहाँ पे आप प्ले आउट कर सकते हैं। पर शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक तो होगा। शॉर्ट टर्म वाले तो जो निकल पाए निकल जाओ, बाकी सब वित्त मंत्री की अनाउंसमेंट्स पे छोड़ दो, ऐसे वाला ना। सो रजत, जैसे मैंने आपके साथ एक, हम लोग जब बजट वाला सेशन कर रहे थे, तो मेरे को नहीं लगता है कोई मिराकुलस चेंजेस आने वाले हैं बजट में। बट मेरे को लगता है कि एक ठोस बजट होगा, और उसी के हिसाब से, जिस हिसाब से हमारी इकॉनमी एक अच्छा प्रदर्शन करिए, उसी को सुदृढ़ करते हुए आएगा। बट अगर आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टैक्सेशन में मेजर छूट मिलने लग जाएगी, मेरे को नहीं लगता है कि इस तरह का कोई चेंजेस, रेडिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये बजट एक कंटिन्यूटी वाला बजट होगा रादर देन ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस का। और जो शॉर्ट टर्म में है ना, वो ओपनिंग देख के मत खुश हो जाना। बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, बस अब ये समझ लो टिल बजट आपके पास वोलेटिलिटी के अलावा और कुछ है भी नहीं बात करने के लिए। सर बहुत शुक्रिया गौरव सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अपने व्यू शेयर करने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? जी रजत, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। हम लोगों का अपना निजी निवेश भी हो सकता है मार्केट्स में, हमारी फैमिली और क्लाइंट्स का भी हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस करिए। हम बायस्ड भी हो सकते हैं।
तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करिए और तभी निवेश करिए। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू रजत, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने व्यू शेयर किए स्टॉक मार्केट पे, और ऐसे ही बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आप इस शो कैसा बन जाइए। शुरुआत तो बढ़िया हो गई थी, 25,225 का लो लगाने के बाद जो दौड़ने शुरू करे तो 25,372 का हाई भी लगा दिया था, लेकिन अब यहां से फिर से बीचों बीच हो रहा है कामकाज। तो ऊपर गए लेकिन टिक नहीं पाए और वापस फिर बीचों बीच पहुंच गए हो। उम्मीद करते हैं कि तेजी बरकरार है, लेकिन अभी 25,300 के लेवल को आप तोड़ गए हो, 25,292 पे इस शो को वाइंड अप कर रहे हैं। अभी भी चढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है, गिरने वालों की कम, तो उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है, लेकिन सोने चांदी पे एज कंपेरेटिव टू इक्विटी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है आज भी। इस शो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब मुलाकात होगी 1 बजे बिज स्टॉक्स में, और 3:15 बजे मार्केट का रिकैप, अगले दिन की तैयारी, और दिन भर बिजनेस जगत की खबरें देखना ना भूलें बिज तक की होम पेज पे वीडियो सेक्शन पे। और बजट की मैराथन रन जो है वो बिज तक पे जारी है, तो प्री बजट एनालिसिस और साथ साथ इकोनॉमी सर्वे जब आएगा तो उसकी एनालिसिस जो कि 29 तारीख को होगा, सबसे बड़ी कवरेज आपको बिज तक पे दिखाई देगी। और 1 फरवरी यानी कि रविवार वाले दिन बिज तक पे एक मेगा कवरेज होगी। स्टे कनेक्टेड, कहीं पर भी आप हो तो सिर्फ आपको यूट्यूब पे ज्वाइन होना है और बिज तक लगा लेना है। आपको स्टॉक मार्केट के साथ साथ बजट से जुड़ी खबरों को भी बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। इस शो से इतना ही, नमस्कार।